दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2020-21 के लिए व्यवसाय अध्ययन यानी बिजनेस स्टडी का पेपर लेकर आ चुके हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कभी से कमेंट कर रहे थे कि सर बिजनेस स्टडी का पेपर लाइए, तो दोस्तों मैं बिजनेस स्टडी का पेपर ला चुका हूं। दोस्तों अभी तक मैं इसलिए नहीं लाया था स्टडी का इसका पेपर, क्योंकि दोस्तों इसका जो सलूशन था हमारे पास तैयार नहीं था। और दोस्तों सलूशन तैयार करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। दोस्तों सभी प्रश्नों को देखना रहता है, उसका सही सलूशन ढूंढना रहता है। दोस्तों सभी प्रश्नों को एक एक करके सलूशन ढूंढते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है। तो दोस्तों खैर कोई बात नहीं, अभी हमारा जो बिजनेस स्टडी का पेपर है आप लोगों के पास आ चुका है। तो चलिए देख लेते हैं इसका क्या सलूशन होगा। तो दोस्तों हमारा जो पहला प्रश्न है वो पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो सही विकल्प चुनकर लिखना है दोस्तों। हमारे पास जो पहला है विदेशी व्यापार में शामिल नहीं है। तो विदेशी व्यापार में क्या शामिल नहीं है? तो दोस्तों कोई भी व्यापार हो उसमें आयात निर्यात शामिल रहता है। तो विदेशी व्यापार में क्या होता है? आयात होता है। आयात किसे कहते हैं दोस्तों? जब हम दूसरे देश से किसी वस्तु को अपने देश में मंगाते हैं तो उसे आयात कहते हैं। और निर्यात क्या होता है दोस्तों? निर्यात जब हम अपने देश से दूसरे देश को अपनी कोई भी वस्तु बेचते हैं तो उसे निर्यात कहते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है? विदेशी व्यापार में आयात और निर्यात और उसके साथ साथ पुनर्निर्यात भी शामिल होता है। यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है स्थानीय व्यापार विदेशी व्यापार में शामिल नहीं रहता है। तो इसमें से हमारा जो पहला ऑप्शन है सही हो जाएगा। तो दोस्तों आप आयात और निर्यात को भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी पूछ सकता है परिभाषा में। और दूसरा प्रश्न जो है हमारे पास दोस्तों, निजी कंपनी में न्यूनतम सदस्यों की संख्या होती है। तो दोस्तों निजी कंपनी में जो न्यूनतम सदस्यों की संख्या होती है वो न्यूनतम सदस्य हमारे 2 होते हैं निजी कंपनी में। और जो दोस्तों अधिकतम संख्या होती है अधिकतम संख्या 50 होती है। दोस्तों निजी कंपनी में अधिकतम संख्या 50 होती है और न्यूनतम संख्या 2 होती है। तो इसका हमारा जो पहला है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निजी कंपनी में न्यूनतम सदस्य की संख्या 2 होती है। उसके बाद तीसरा देखते हैं दोस्तों। तीसरा जो हमारे पास है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संगठन का रूप है। तो दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र में जो हमारे उपक्रम होते हैं उनका संगठन किस प्रकार का होता है? तो जो दोस्तों जो सरकारी क्षेत्र के हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के होते हैं उपक्रम, वो जो सार्वजनिक होते हैं दोस्तों सरकार के हाथों में रहते हैं। और सरकार में ही विभागीय संगठन आता है और सरकार के अंतर्गत लोक निगम भी आता है और सरकारी कंपनियां भी सरकार के अंतर्गत आती हैं। तो यानी कि हमारे सार्वजनिक क्षेत्र में जो है दोस्तों, सार्वजनिक क्षेत्र में क्या होगा? हमारे उपरोक्त सभी आ जाएंगे। यानी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संगठन का स्वरूप जो है वह विभागीय संगठन भी होता है, सरकारी कंपनियाँ भी होती हैं और लोक निगम भी होता है। यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों चलिए देख लेते हैं हम अपना चौथा प्रश्न। चौथा जो दोस्तों बीमे के कार्य में शामिल नहीं है दोस्तों। तो बीमे के कार्य में क्या नहीं शामिल है दोस्तों? तो हमारा जो ए वाला है दोस्तों, जोखिम का बंटवारा, पूंजी निर्माण में सहायक, ऋण देना या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों बीमे का कार्य क्या होता है? बीमे का कार्य होता है दोस्तों जोखिम का बंटवारा करना। यानी कि बीमा किस लिए बनवाते हैं कि दुर्घटना होने पर कोई भी बीमा बनवाते हैं तो क्या होता है उसमें हमको मुआवजा मिलता है। यानी कि जोखिम का बंटवारा करता है, पहला सही हो जाएगा। और पूंजी निर्माण में सहायक होता है दोस्तों, जब पूंजी नहीं रहती तो पूंजी निर्माण में सहायक होता है दोस्तों, ये भी दूसरा भी सही हो जाएगा। और दोस्तों बीमे का कार्य यह नहीं है कि वो किसी को ऋण दे, यानी कि ऋण देना जो है दोस्तों बीमे का कार्य नहीं है। तो यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर से सही हो जाएगा कि बीमे के कार्य में ऋण देना शामिल नहीं है। और दोस्तों हमारे पास पांचवा है दोस्तों ई कॉमर्स की उपयोगिता है। तो ई कॉमर्स की उपयोगिता जो है दोस्तों वो लागत में कमी करने के लिए, भुगतान में सुविधा के लिए और सुरक्षित लेन देन के लिए, सभी के लिए किया जाता है दोस्तों ई कॉमर्स की उपयोगिता। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर द है सही हो जाएगा, उपरोक्त में से सभी, यानी उपरोक्त सभी हमारा सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं दोस्तों अब अगला प्रश्न क्या है हमारे पास। दूसरा है दोस्तों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है दोस्तों। हमारा पहला है वाणिज्य उद्योग तथा डैश 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 व्यवसाय के अंग हैं। दोस्तों आपको व्यवसाय के अंग को लिखना है। तो दोस्तों वाणिज्य उद्योग और एक व्यापार, ये हमारे तीनों क्या होते हैं? व्यवसाय के अंग होते हैं। तो यहाँ पे हमारा भरा जाएगा व्यापार। वाणिज्य उद्योग तथा व्यापार व्यवसाय के अंग होते हैं, तो हमारा व्यापार यहाँ पे भरा जाएगा। दूसरा देखते हैं दोस्तों हमारे पास दूसरा है साझेदारी का निर्माण डैश 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 से होता है। तो दोस्तों साझेदारी का निर्माण जो होता है वह व्यक्तियों के द्वारा होता है, यानी व्यक्तियों से साझेदारी का निर्माण होता है। चलिए देखते हैं हम तीसरा प्रश्न हमारा क्या है दोस्तों। तीसरा प्रश्न है संयुक्त क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र, सॉरी दोस्तों संयुक्त क्षेत्र में निजी क्षेत्र तथा डैश 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 क्षेत्र दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो दोस्तों संयुक्त क्षेत्र क्या होता है पहले इसको समझ लीजिए। दोस्तों संयुक्त क्षेत्र ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों मिल करके काम करें, उसे संयुक्त क्षेत्र कहते हैं। तो दोस्तों संयुक्त क्षेत्र में क्या हो जाएगा? निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र
दोनों क्षेत्रों के गुण पाए जाते हैं। तो यानी कि हमारे इसमें जो हो जाएगा सार्वजनिक भरा जाएगा, यानी कि संयुक्त क्षेत्र में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र के गुण पाए जाते हैं। और दूसरा है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, अगला है हमारे पास बीमा का मूल आधार डैश डैश है। तो बीमा का मूल आधार क्या होता है दोस्तों? तो बीमा का जो मूल आधार होता है दोस्तों वो ऋण पत्र होता है, यानी कि हमारा जो ऋण पत्र होता है दोस्तों वह बीमा का मूल आधार होता है। तो ऋण पत्र बीमा का मूल आधार होता है। तो यहाँ पे हमारा जाएगा ऋण पत्र। और उसके बाद दोस्तों अगला हमारे पास है पाँचवा, बी टू सी व्यापार अर्थ व्यवसाय का है, व्यवसाय का डैश डैश है। यानी कि बी टू सी का अर्थ क्या होगा दोस्तों? तो बी से होता है दोस्तों बिजनेस, टू से टू बिजनेस टू कस्टमर। बी टू सी का मतलब होता है बिजनेस टू कस्टमर, यानी व्यवसाय का ग्राहक से व्यापार। तो ग्राहक से यहाँ पे हो जाएगा हमारा जो व्यवसाय का ग्राहक से व्यापार दोस्तों। तो यहाँ पे हो जाएगा ग्राहक हमारा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों पांचवा के बाद अब अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारे पास है दोस्तों सत्य असत्य में उत्तर दीजिए। तो दोस्तों सत्य असत्य, दोस्तों इसको सत्य असत्य में उत्तर देना है। पहला जो हमारे पास है निजी कंपनी के अंश हस्तांतरणीय होते हैं। तो हाँ दोस्तों जो निजी कंपनियां होती हैं वो अपने अंश को हस्तांतरित कर सकते हैं अपने आगे वाले वंश को, या अपने किसी को भी हस्तांतर कर सकते हैं। और जो दोस्तों यदि पूछ ले कि सार्वजनिक कंपनी के अंश हस्तांतरणीय होते हैं तो वहाँ पे हमारा कथन जो है असत्य हो जाएगा। यहाँ पे क्या है दोस्तों निजी कंपनी के अंश हस्तांतरणीय होते हैं, तो यह कथन हमारा सत्य है। हमारा दूसरा कथन है दोस्तों जीवन बीमा अनुबंध क्षतिपूर्ति का अनुबंध है। तो दोस्तों जीवन बीमा जो अनुबंध है यह क्षतिपूर्ति का अनुबंध होता है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। और तीसरा है दोस्तों ई कॉमर्स का क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय होता है। तो यह भी सही है दोस्तों, ई कॉमर्स का क्षेत्र जो है अंतर्राष्ट्रीय होता है। और चौथा है जो दोस्तों प्रदूषण नियंत्रण सामाजिक दायित्व का अंग है। तो जी हाँ दोस्तों जगह में प्रदूषण नियंत्रण जो होता है वह सामाजिक दायित्व का अंग होता है। और पांचवा है समता अंशों में जोखिम अधिक होता है। तो दोस्तों यह गलत है, समता अंशों में जोखिम अधिक नहीं होता है। चलिए देख लेते हैं हमारे पास अगला जो प्रश्न है क्या है दोस्तों। अगला है हमारे पास चौथा, एक शब्द में उत्तर लिखो। एक शब्द में ही उत्तर देना है दोस्तों। पहला हमारा प्रश्न है आधुनिक संप्रेषण का साधन कौन सा है। तो दोस्तों आधुनिक संप्रेषण का जो साधन होता है वह इंटरनेट होता है। तो इंटरनेट जो है दोस्तों आधुनिक संप्रेषण का साधन है। और दूसरा प्रश्न हमारे पास व्यवसायी के नैतिक आचरण को कौन कौन नियमित करता है। तो दोस्तों व्यवसायी की नैतिक जो आचरण होता है वो उसका लेन देन नियमित करता है। तो इसका हो जाएगा सही जवाब लेन देन। और दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है तीसरा, ऋण पत्राधारियों का प्रतिफल क्या है। दोस्तों ऋण पत्राधारियों का जो प्रतिफल होता है वह ब्याज होता है। ऋण प्रतिफल मतलब जो उनका प्रतिफल जो फल लास्ट में निकले उसको क्या कहते हैं। तो ऋण पत्रधारी का जो प्रतिफल होता है दोस्तों वह ब्याज होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ब्याज। ऋण पत्रधारियों का जो प्रतिफल होता है दोस्तों वह ब्याज होता है। अगला प्रश्न हमारे पास है दोस्तों चौथा, लघु व्यवसाय उपक्रम के लिए विनियोग की अधिकतम सीमा क्या होती है। तो दोस्तों लघु व्यवसाय के लिए जो हमारा विनियोग की सीमा होती है अधिकतम सीमा वह होती है दोस्तों 5 करोड़। 5 करोड़ होती है। और न्यूनतम सीमा जो होती है दोस्तों वह 25 लाख होती है। देखो अधिकतम सीमा पूछा है लघु व्यवसाय का तो 5 करोड़, और न्यूनतम सीमा पूछे दोस्तों तो 25 लाख होगा। तो न्यूनतम सीमा पूछे तो 25 लाख और अधिकतम सीमा पूछे तो 5 करोड़ दोस्तों। और दोस्तों यदि यहाँ पे एक प्रश्न और समझ लीजिए, यदि लघु कुटीर उद्योग का पूछे तो कुटीर उद्योग क्या होता है। कुटीर उद्योग होता है लगभग 25 लाख के नीचे का जो भी उद्योग होगा, 25 लाख के अंदर का जो भी विनियोग की सीमा होगी 25 लाख से कम वह हमारा कुटीर व्यवसाय में आएगा। और 25 लाख से 5 करोड़ के बीच लघु व्यवसाय में आएगा, और 5 करोड़ से अधिक दीर्घ व्यवसाय में आएगा। तो चलिए देख लेते हैं हमारे पास अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे पास है पांचवा, थोक व्यापारी अपना माल किसको बेचते हैं। तो दोस्तों थोक व्यापारी जो होते हैं अपना माल फुटकर विक्रेता को बेचते हैं। तो फुटकर विक्रेता यहाँ पे फुटकर विक्रेता हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हमारे पास अगला है दोस्तों, सही जोड़ी बनाइए। यानी कि पांचवा हमारे पास सही जोड़ी बनाना है। पहला हमारे पास है विदेशी माल का विवरण। तो विदेशी माल का विवरण जो होता है बीजक, विदेशी बीजक में लिखा रहता है, तो उसे विदेशी बीजक कहते हैं जिसमें विदेशी माल का विवरण लिखा रहता है। और दूसरा है दोस्तों संचित आय। तो संचित आय क्या है दोस्तों, संचित आय होता है स्वामित्व कोष। संचित आय जो होता है स्वामित्व कोष पे चला जाएगा। और बंधक पत्र दोस्तों तीसरा जो हमारे पास बंधक पत्र
तो बंधक पत्र जो है दोस्तों वह अधिकार पत्र होता है, तो अधिकार पत्र हो जाएगा। और चौथा जो है कुटीर उद्योग। तो दोस्तों कुटीर उद्योग क्या होता है? कुटीर उद्योग ऐसा उद्योग होता है जिसको हम घर से ही संचालित करते हैं, तो इसका हो जाएगा घर से संचालित कुटीर उद्योग। और उसके बाद हमारा पांचवा है निर्यात संवर्धन। तो निर्यात संवर्धन दोस्तों क्या हो जाएगा? निर्यात क्षेत्रों की स्थापना, यानी निर्यात संवर्धन था निर्यात को बढ़ावा देना। तो निर्यात को बढ़ावा कैसे देंगे? निर्यात क्षेत्रों की स्थापना करके। तो दोस्तों इसको एक बार और देख लेते हैं क्या है। देखिए हमारा जो विदेशी माल का विवरण है ये हो जाएगा हमारा विदेशी बीजक। और दूसरा संचित आय, संचित आय हो जाएगा स्वामित्व कोष। बंधक पत्र जो दोस्तों हो जाएगा अधिकार पत्र। कुटीर उद्योग हो जाएगा दोस्तों घर से संचालित। और निर्यात संवर्धन हो जाएगा निर्यात क्षेत्रों की स्थापना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।